हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारा का सारा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर का कौन कौन सा फैक्टर है। जैसे कंडक्टर में आपका शेप एंड साइज होता है, लेंथ होता है, उसका डायमीटर होता है, मोटाई होता है। तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो जनरली इसमें आपको 4 पॉइंट लिखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको ये सीबीएसई बोर्ड में। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड पॉइंट है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड है आपका मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। इस 4 पॉइंट्स लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि इसमें आप इसे पॉइंट नंबर ए लिखने पे आप ये कीजिएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का। अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट में आपका आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन हम लोग कहता है कि क्या करंट जो है वो दो अलग अलग मोटाई वाले वायर में सेम फ्लो होगा या अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो वायर लेते हैं, दोनों वायर की मोटाई अलग अलग है, इट मीन्स दोनों का रेडियस अलग अलग है, क्या दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। अगर होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इसमें का फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसके बाद आर प्रोपोर्शनल टू 1/a रखना है। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a रखने का मतलब ये हो गया कि ये आपका हो जाता है रीजन। कहने का कारण, इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर एरिया आप बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस आपका घट जाता है। ठीक है, एरिया बढ़ाने का मतलब आप मोटाई बढ़ा रहे हैं, एरिया घटाने का मतलब आप मोटाई घटा रहे हैं। इट मीन्स यस, ये ज़्यादा मोटा है आपका। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये आपका पतला है, इसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जस्ट मैंने स्टेटमेंट में पुट कर दिया। उसके बाद ये फुल्ली अच्छे से आप डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, उसमें जो ये पार्ट आपका दिख रहा है थिनर, जिससे बनेगा हायर रेजिस्टेंस और फिर बन जाता है लोअर करंट। तो बस इतना ही आपको ये एक तरह से दिमाग में ट्रिक ऐड कर लेना है कि थिनर द वायर, हायर द रेजिस्टेंस एंड लोअर द करंट। अब यहाँ बात कर लेते हैं थिकर द वायर, लोअर द रेजिस्टेंस एंड हायर द करंट। ठीक है, अब इसको सिंपली और भी एक तरीके से समझ सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको एक गली दिया हुआ है। ठीक है, एक पतला सा गली है, पतला सा गली है, इसमें बहुत लोगों को जाना है, 5-6 लोगों को, मान लो 5 लोगों को जाना है। ठीक है, अगर ये गली पतला होगा, अगर ये गली पतला होगा तो इन 5 लोगों को जाने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर वायर पतला है तो करंट को जाने में परेशानी होगी, और परेशानी होने का मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। परेशानी का मतलब होगा रेजिस्टेंस। अगर मैं उस गली को चौड़ा कर दूं और इसमें से सेम मैं 5 आदमी को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ये गली चौड़ा होने की वजह से पांचों आदमी आराम से निकल जाएंगे, इनको दिक्कत नहीं होगी। इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और पांचों आदमी को जाने में बहुत ही आसानी होगी। इट मीन्स करंट को फ्लो होने में आसानी होगा, यानी कि ये इजीली करंट फ्लो हो सकता है। ओके, सो ये हम लोगों का हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट में। इसमें ये कहा जा रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब कहने का मतलब ये है कि आपको रेजिस्टेंस जो है उसको सेम रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई किए, यानी जो बैटरी आपने लगाया है दोनों तरफ उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, तो उस पोटेंशियल को डिक्रीज या इंक्रीज करने के कारण आपके करंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल्स टू वाई आर। अब यहाँ से मैं I इक्वल टू V बाई आर निकाल लेता हूँ। अगर R को कांस्टेंट रखा जाए तो I प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। अब अगर I प्रोपोर्शनल टू V हो गया तो आप यहीं से डायरेक्टली समझ सकते हैं कि क्या रिलेशन है पोटेंशियल और करंट में। अगर मैं V को 2 गुना करता हूँ तो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों 2 गुने हो जाएंगे। इट मीन्स आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा बाद में दूसरे न्यूमेरिकल के लिए
और ये सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाइए करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल को हाफ कर दीजिए आप तो करंट भी आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इफ भी इज डिक्रीज टू हाफ मीन्स अगर आप पोटेंशियल को आधा कर देते हैं तो करंट भी आधा हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय। एलॉय वो होता है, एलॉय को समझ लीजिए कि इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल्स को आप अच्छे तरह से होमोजेनसली मिला दीजिए तो आपका एलॉय बन जाता है। तो कौन सा बेटर है, और हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय का यूज ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये पूरा का पूरा आंसर बोर्ड में लिख दीजिएगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। अब हमको हीटर में क्या चाहिए, ये आयरन में हमको क्या चाहिए, आयरन में हमको जो हम लोग आयरन कहते हैं जिससे प्रेस किया जाता है शर्ट पैंट को, इसमें चाहिए हमको हीट, और हीट ज़्यादा होने के लिए आपको रेजिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हीट के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, और ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, एलॉय में। क्यों, क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो हायर होता है, एलॉय का रेजिस्टिविटी हायर होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। सो हम लोग ज़्यादातर एलॉय का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर ये भी है। उसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा तो वो उसको सह सकता है, एलॉय जो है हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है, मतलब वो गलेगा पिघलेगा टूटेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर हम लोग प्योर मेटल को यूज़ कर देते हैं, इसको अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो प्योर मेटल गल जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, और बार बार हीट करने पर भी एलॉय को कोई फर्क या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेटल को यानी प्योर मेटल को अगर बार बार हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा कभी ना कभी या बहुत कम। इसीलिए हम लोग आयरन में या टोस्टर में एलॉय का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया उसका आंसर, और अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है कि विच अमोंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर एंड विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। सिंपल सा आंसर है, मर्करी और आपका आयरन में कौन अच्छा है। तो मर्करी क्या होता है ना कि मर्करी का रेजिस्टिविटी जो है वो आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप चेक कर लीजिए कि जो मर्करी का रेजिस्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा। ठीक है, जिस वजह से मरकरी का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट कम जाएगा, और करंट कम जाएगा तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अच्छे कंडक्टर के लिए आपको चाहिए आयरन जिसका रेजिस्टिविटी होता है कम। ओके, सो अगला पार्ट है हम लोगों का, इसका अगला आंसर है सिल्वर इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंडक्टर। अब देखिए जितने भी आप कंडक्टर देखते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात की जाती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात की जाती है, उसमें सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक लिस्ट बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल में आप देखिएगा बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ सिल्वर ही है जो कि सबसे अच्छा कंडक्टिविटी देता है। ओके, तो इसके बाद का है हम लोगों का ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग। अब एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, नहीं एक सर्किट डायग्राम, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और किसी भी न्यूमेरिकल के साथ ही चिपका देते हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 1 से 1.5 नंबर का, कहीं कहीं 2 नंबर का भी आता है, तो इसको सिंपली 1 नंबर में लेके चलिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पार्ट है डायग्राम, तो आप समझिए कि आपका 1 नंबर उसमें फिक्स है, अगर डायग्राम अच्छे से बना दिए तो। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए हमने लिया 3 रजिस्टर 5, 8 एंड 12। ओके, अब इस 3 रजिस्टर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी और स्विच से। ओके, अब बैटरी स्विच ऑन होगा तो करंट जाएगा, तो ये आपका हो जाता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो समझिए ये सिंपल सी बात है। बैटरी आपको, अगर मैं इसको सिंपल अपने हाथ से ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये रजिस्टर लेना है, 3 रजिस्टर मैंने ले लिया। ठीक है, 3 रजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के सोर्स से। एटलीस्ट बैटरी बनाते टाइम ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ 3 ड्रॉ करना। अब इसको मैंने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया और फिर ये मैंने कनेक्ट कर दिया। बाकी सब आपको नाम वगैरह लिख देना है, कौन कहाँ पे क्या है। और ये आपका बैटरी हो गया, जो भी वोल्ट का हो, मान लीजिए 5 वोल्ट ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। इसको आप लिख दीजिएगा ये स्विच है, इसको लिख दीजिएगा ये कंडक्टिंग वायर है। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कीजिएगा या ऐसे भी ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको बस
जो जो है आइटम दिया हुआ उस आइटम पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अगला है वही प्रीवियस क्वेश्चन को रीड्रॉ करना है, लेकिन आपको 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है ना। तो मैंने वही तीनों रजिस्टर ले लिया, ठीक है। तीनों रजिस्टर को मैंने फिर से वही स्विच और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अमीटर लगा दिया अब ये मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। ओके, सो आप देखिएगा ये पार्ट आपको जरूरी बन गया, ठीक है। इसके पिछले वाले पार्ट में ये वोल्ट मीटर नहीं था, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब हमको यही वोल्ट मीटर का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें कितना रीडिंग आपका आ सकता है, ओके, और कितना आपका सप्लाई दिया जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। करंट थ्रू द रजिस्टर हम लोग मान लेते हैं कि I है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो 5, 8 और 12 है, तो जोड़ दीजिए 25 ओम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइएगा I इक्वल्स टू V/R। भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट दिया है, और अभी आपने R निकाला कितना 25। तो पूरे सर्किट में जो आपको मिलेगा वो करंट मिलेगा पूरे सर्किट में। तो पूरे सर्किट में करंट निकालने के लिए आपको पूरे सर्किट का भी रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो मैंने इसीलिए तीनों को ऐड कर दिया, तीनों ही सीरीज में है। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हम लोगों का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, यानी कि V डैश ले लिया मैंने, यानी कि सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस V डैश माना गया है। और करंट थ्रू 12 ओम 0.24 एम्पियर ही है, ओके, क्योंकि पूरे सर्किट में जा रहा है तो उतना ही जाएगा ना। नेक्स्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने किया V डैश इक्वल्स टू IR और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 2.88 वोल्ट, और ये आपका हो गया यहाँ पे इसका रीडिंग। सो ये हम लोग का ओवरऑल हो जाता है आज एक सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का। सो अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।